नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी विषय का पाठ्यक्रम सारांश के विषय में बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम सारांश इस प्रकार है। कक्षा शिक्षण व विषय वस्तु के अंतर्गत पहला पाठ है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यान पूर्वक सुनना व याद करना। दूसरा पाठ है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं का स्व अनुभवों पर चर्चा। तीसरा पाठ है गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। चौथा पाठ है स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है मित्रों, तो चौथा पाठ है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। पांचवा पाठ है स्तरानुसार गद्य और पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। छठवां पाठ है उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। सातवां पाठ है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। आठवां पाठ है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। नवां पाठ है शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। 10वां पाठ है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। 11वां पाठ है परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। तो मित्रों, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम सारांश कुल मिलाकर 11 पाठों में समाहित किया गया है। आइए मित्रों, अब हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। फिर से सुन ले मित्रों, हिंदी का जो विकास क्रम है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा से शुरू होता है, फिर पाली भाषा के रूप में परिवर्तित होता है, फिर पाली भाषा प्राकृतिक भाषा के रूप में परिवर्तित होती है, फिर प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित होती है और अंत में हिंदी अपना रूप ग्रहण कर लेती है। अर्थात हिंदी का जो विकास हुआ है वो लेटेस्ट में अपभ्रंश से हुआ है और हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। दूसरा मोस्ट पॉइंट है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 41 व्यंजन वर्ण हैं और 11 स्वर वर्ण हैं। तीसरा पॉइंट, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं और वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट करते हैं। फिर से सुने मित्रों, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं और हम वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट करते हैं। चौथा पॉइंट है हिंदी विषय को गद्य, पद्य और व्याकरण उप विषयों में बांटा गया है। पांचवा पॉइंट है जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य हैं, तथा जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन होते हैं वे पद्य के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। तो मित्रों, यह हो गई गद्य, पद्य और व्याकरण की व्याख्या। फिर से सुन ले मित्रों, हिंदी विषय को गद्य, पद्य और व्याकरण उप विषयों में बांटा गया है। अगला पॉइंट, जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य हैं। छठवां पॉइंट, जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन होते हैं वे पद्य के अंतर्गत आते हैं। सातवां पॉइंट, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं।
अगला पॉइंट है मित्रों, 8वां पॉइंट है संज्ञा के भेद या प्रकार। तो मित्रों संज्ञा के भेद या प्रकार का मैंने ट्रिक तैयार किया है। ट्रिक इस प्रकार है, ब्याज 10 भाव, अर्थात संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं वह इसी ट्रिक में समाहित हैं, ब्याज 10 भाव के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, फिर से सुने, संज्ञा के भेद या प्रकार, इसका ट्रिक है ब्याज 10 भाव। तो पहला है व्य से व्यक्तिवाचक संज्ञा, ज से जातिवाचक संज्ञा, द से द्रव्यवाचक संज्ञा, स से समूहवाचक संज्ञा और 5वां भाव से भाववाचक संज्ञा। 9वां पॉइंट है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद का ट्रिक इस प्रकार है, पुनि अनिश प्रश्न। पु से पुरुषवाचक सर्वनाम, नि से निश्चयवाचक सर्वनाम, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नि से निजवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगली व्याख्या मित्रों 10वां पॉइंट है विशेषण के भेद या प्रकार। ट्रिक इस प्रकार है, सगुण सा परिमाण। फिर से सुने मित्रों, विशेषण के भेद या प्रकार का ट्रिक इस प्रकार है, सगुण सा परिमाण। तो पहला है स से संख्यावाचक विशेषण, गुण से गुणवाचक विशेषण, सा से सार्वनामिक विशेषण, परिमाण से परिमाणवाचक विशेषण। अगला पॉइंट है मित्रों 11वां पॉइंट, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। 12वां पॉइंट है वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जिसमें सभी स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं, वर्णमाला है। अगला पॉइंट 13वां पॉइंट है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर व दूसरा व्यंजन। अगला पॉइंट है स्वर 3 प्रकार के होते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मित्रों। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, तो जिन स्वरों को बोलते समय मुख से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई, छोटा ऊ, री। इन्हें मूल स्वरों के नाम से जाना जाता है। पद्य में इसके लिए एक पाई लघु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलते समय मुख से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। पद्य में इसके लिए 2 पाई, देख लीजिए मित्रों, 2 पाई का निशान है, 2 पाई गुरु का निशान है, 2 पाई का प्रयोग किया जाता है। पद्य में दीर्घ स्वर के लिए 2 पाई अर्थात गुरु का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, जिन स्वरों को बोलते समय दीर्घ से भी अधिक समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम। पद्य में इसके लिए हिंदी में 3 अंक अर्थात गिनती के हिंदी में 3 अंक का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनने मित्रों, पद्य में इसके लिए, पद्य में प्लूत स्वर के लिए हिंदी गिनती में 3 अंक, हिंदी गिनती में 3 अंक का प्रयोग किया जाता है। मित्रों देख लें, हिंदी में 3 गिनती इस प्रकार बनती है। तो फिर से सुन लें मित्रों, जिन स्वरों को बोलते समय दीर्घ से भी अधिक समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम। पद्य में इसके लिए हिंदी में 3 अंक, हिंदी गिनती में 3 अंक का प्रयोग किया जाता है। प्लूत स्वर का प्रयोग रामलीला, रासलीला, नौटंकी एवं विज्ञापनों में किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो प्लूत स्वर के लिए जो हिंदी गिनती में 3 अंक होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो आशा है मित्रों कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।